हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर्स ऑफ गुरुकुल क्लासेस। और आज की क्लास में हम कैपेसिटेंस जो चैप्टर है इसको आगे प्रोसीड करेंगे। वैसे कैपेसिटेंस का एक लेक्चर हो चुका है, आज का ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा नहीं होगा तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि सारे इंट्रोडक्टरी आइडियाज उस लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना। सो देखिए, जो कैपेसिटेंस है ये कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, आपको बताया गया था ना। दिस इज द कैपेबिलिटी या एबिलिटी या कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को डिफाइन किया था। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी या कैपेसिटी टू स्टोर व्हाट इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज। इस तरीके से हमने डिफाइन किया था। और कैपेसिटेंस को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया गया था, C इज इक्वल टू Q बाई V। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। Q क्या है? कैपेसिटर का चार्ज है ना। कैपेसिटर का चार्ज का मतलब कैपेसिटर का कोई भी एक प्लेट का चार्ज। जैसे कि इस प्लेट का चार्ज अगर प्लस Q है तो इस प्लेट का चार्ज क्या है? माइनस Q है। तो हम जब कैपेसिटर का चार्ज बोलेंगे, हम कोई भी एक प्लेट का चार्ज का मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे? चार्ज ऑफ कैपेसिटर। ये आपको बताया गया था ना। क्योंकि कभी कभी आप ये सोच लेते हैं ये प्लस Q माइनस Q क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। ऐसे नहीं बोलना है। जब भी आपको कैपेसिटर का चार्ज पूछा जाएगा तो आपको Q बोलना है, वेयर Q इज द चार्ज ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनी वन ऑफ द प्लेट। ठीक है ना। सो C को हम इस तरीके से डिफाइन किए, Q बाई V। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दीजिए, अगर ये कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में फर्स्ट लेक्चर में कई सारी डिस्कशन कर लिया था, है ना। तो फिर भी आपको थोड़ा से इसको समराइज कर लेता हूं। सो अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, बैटरी और कैपेसिटर उस तरीके सर्किट बन गया है, तो क्या होगा? बैटरी जो है यहाँ पे चार्ज सप्लाई करेगा और कैपेसिटर चार्ज एक्सेप्ट करेगा। कहां से? बैटरी से। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टम को चार्ज कहां से मिल सकता है ना। एक सिस्टम को चार्ज ग्राउंड से मिल सकता है, बैटरी से भी मिल सकता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहां से प्लस Q चार्ज सप्लाई किया जा रहा है, और इस डायरेक्शन में प्लस Q चार्ज सप्लाई होना इज इक्विवेलेंट टू रिवर्स डायरेक्शन में माइनस Q चार्ज सप्लाई होना। आगे के लिए कभी भी आप सर्किट एनालाइज करेंगे, कैपेसिटिव सर्किट एनालाइज करेंगे, तो आपको इस तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा कि जब बैटरी चार्ज सप्लाई करता है इस डायरेक्शन में, आई मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस Q चार्ज दे रहा है, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस Q चार्ज दे रहा है। ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट बातें हैं। ठीक है ना। सो इस तरीके से कैपेसिटर को चार्ज मिल चुका है। कहां से चार्ज मिला? बैटरी से चार्ज मिला। हम यहाँ पे एक स्विच ऑन कर सकते हैं, एक स्विच बना सकते हैं। स्विच अभी क्या है? ऑन स्टेट में है। ठीक है ना। स्विच कनेक्टेड स्टेट में है। तो टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू Q एंड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर। अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस B है तो कैपेसिटर के भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V होगा। ये कब होगा? स्टेडी स्टेट में होगा। फाइनली जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V होगा। तो हम कैपेसिटेंस को क्या लिख सकते हैं? Q बाई V। Q क्या है? मैक्सिमम चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, और V क्या है? उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि बैटरी के इक्वल है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट क्लास हम ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किए थे, याद कीजिए, क्योंकि कैपेसिटर का दोनों जो प्लेट्स है उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, इसको हमने डिस्कस किया था। याद कीजिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस और ये नेगेटिव चार्ज सरफेस है, तो आप टोटल फील्ड को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज सरफेस का फील्ड क्या आएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज दोनों सरफेस का फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा? सेम आएगा। फील्ड का डायरेक्शन क्या था? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। दोनों का ऐड कर देंगे तो टोटल फील्ड कितना आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप Q बाय A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। A क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट, और Q क्या है? चार्ज ऑफ द प्लेट। सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। और वंस आपको फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब याद कीजिए वो रिलेशन क्या, याद कीजिए, dV इज इक्वल टू माइनस EDR। ओके, ये मैंने लास्ट क्लास इसको बताया था, फिर भी दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि एक स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे माइनस साइन है फिर भी वो प्लस कैसे हो गया? कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए, है ना। जो स्टूडेंट्स मुझे पूछा था उनको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अगर dV इज इक्वल माइनस EDR है तो आप इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाइए। मैं यहाँ पे ना dr को dx लिख देता हूँ। x क्या है? इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मैं EDX लिखता हूँ तो यहाँ से dV इज इक्वल टू माइनस EDX अगर होता है, ठीक है, ध्यान दे रहे। सो यहाँ पे क्या करते हैं? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, और यहाँ पे हमने अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेट का पोटेंशियल को V प्लस मान लिया और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल को V माइनस मान लिया। सब आप पोटेंशियल को इस तरीके से मान रहे हैं, है ना। वैसे हम सिंबलाइज फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हैं, V प्लस एंड V माइनस। ओके, जैसे मैंने लास्ट क्लास बताया था वैसा ही एक्सप्रेस कर रहा हूं। अगर आप ऐसे एक्सप्रेस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? V प्लस टू क्या? V माइनस, है ना।
v प्लस टू v माइनस, हम इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक है ना। और x का लिमिट क्या लिखना पड़ेगा, 0 से d लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सो ये पोटेंशियल का लिमिट है v प्लस टू v माइनस। तो आप इसको अभी कैसे एक्सप्रेस करोगे, v माइनस माइनस v प्लस, है ना, अपर लिमिट माइनस क्या, लोअर लिमिट, विल बी इक्वल्स टू माइनस e को हम बाहर निकाल सकते हैं और dx का इंडिकेशन क्या आएगा, d आएगा। E को बाहर क्यों निकालेंगे, बिकॉज जो फील्ड है, जो आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है वो आपके यूनिफॉर्म दिख रहा है। आप इसको कांस्टेंट एज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसको कांस्टेंट एज्यूम करें तो फील्ड विल बी आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है। अगर इस नेगेटिव साइन को मैं पॉजिटिव साइन कर देता हूं तो क्या होगा, अगर इसको पॉजिटिव साइन करते हैं सो b प्लस माइनस v माइनस, है ना, v प्लस माइनस v माइनस विल बी इक्वल्स टू e इंटू डी। E का मतलब क्या है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। हम इसको कलेक्टिवली पोटेंशियल डिफरेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज भी जो है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। सो दैट इसको अगर B में एक्सप्रेस करते हैं सो B विल बी इक्वल्स टू Q D बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो जिसका ये डाउट था, जिसको ये कंफ्यूजन था, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। कुछ नहीं, बस आप यहाँ पे लिमिट पुट कर रहे हैं और अब उसको उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पे आप v प्लस से v माइनस पुट कर रहे हैं तो आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ रहा है। यहाँ पे माइनस साइन था, उसको प्लस कर देंगे ना तो v प्लस माइनस v माइनस हो जा रहा है ना। वैसे भी पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल आएगा उसको हाई पोटेंशियल बोला जाएगा। ये हाई पोटेंशियल में है और ये लो पोटेंशियल में, तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, उसको आप क्या लिख रहे हैं, v लिख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यस, तो सो दैट QD by epsilon naught once v आ गया, so therefore capacitance C will be equals to Q by V। और C को अगर हम यहाँ पे V को पुट कर लेते हैं so Q by V का एक्सप्रेशन हम क्या पुट कर सकते हैं, Q D by A epsilon naught। so Q कैंसिल, तो फाइनल आपको एक्सप्रेशन क्या मिला, A epsilon naught by D। ये है कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन है। आपके एक्सप्रेशन में क्या दिख रहा है, कैपेसिटेंस जो है एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करता है और सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स उस पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस बिल्कुल ही चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। इसका डिस्कशन मैंने लास्ट क्लास ऑलरेडी कर लिया हूं कि किसी भी सिस्टम का जो कैपेसिटी है, जो कैपेसिटेंस है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। यहां पे दोनों प्लेट के बीच में क्या है, वैक्यूम है ना, वैक्यूम है, इसलिए आप क्या लिख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं। अगर दोनों प्लेट के बीच में मीडियम होता तो आप क्या करते हैं, वहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं, वहां पे आपको एप्सिलॉन लिखना पड़ता है ना। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और ज्योमेट्री तो आपको साथ में दिख रहा है, आपको सामने ज्योमेट्री दिख रहा है, एरिया ऑफ द प्लेट दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है। व्हाट आर दे आर द ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स। सो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन। मैंने इसको दोबारा डिराइव किया और उस डेरिवेशन में किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस आया उसको मैंने क्या किया, ऐड किया। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वंस आपको कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन मिल गया है, अब आप सोचिए तो इस कैपेसिटर का एक्सप्रेशन क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब हम थोड़ा सा सर्किट के बारे में थोड़ा सा रीथिंक करते हैं। आप देखिए उस सर्किट को, देखिए आप उस सर्किट में क्या है, ये कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें एक बैटरी है और एक कैपेसिटर है। एक बैटरी है और एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर को क्या बोलते हैं, सर्किट एलिमेंट। सर्किट में जो छोटे छोटे चीजें लगे रहते हैं ना, हम उनको क्या बोलते हैं, सर्किट एलिमेंट बोलते हैं, है ना। कई सारे सर्किट एलिमेंट का नाम आपने सुना होगा, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में आपने रजिस्टर पढ़ा था। रजिस्टर क्या है, एक सर्किट एलिमेंट का नाम है ना। बैटरी, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ऐसे कई सारे सर्किट एलिमेंट के बारे में आपको पढ़ाई जाएगा। आपके सिलेबस में इस सारे सर्किट एलिमेंट को डिस्कस किया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। सो यहाँ पे बैटरी और कैपेसिटर ऐसे दो सर्किट एलिमेंट दिख रहे हैं और इनको लेकर सर्किट कंप्लीट हुआ है। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो क्या हो रहा है, जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो बैटरी क्या करेगा, चार्ज सप्लाई करेगा, कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज एक्सेप्ट करेगा। समझ पा रहे हैं। तो बैटरी चार्ज सप्लाई कर रहा है, कैपेसिटर चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है। तो सोचिए, मैंने आपको दो वर्ड्स बताया था, एक बोला था चार्जिंग और एक बोला था डिस्चार्जिंग। वन इज चार्जिंग, अनदर इज डिस्चार्जिंग। क्या बता सकते हैं, इनमें से कौन डिस्चार्ज हो रहा है और कौन चार्ज हो रहा है, बता सकते हो। सोचिए, सर्किट के बारे में सोचिए। जो एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, हम इसको क्या बोलेंगे, वो चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। यस, वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। चार्जिंग का मतलब है एनर्जी एक्सेप्ट करना और डिस्चार्जिंग का मतलब एनर्जी सप्लाई करना। तो यहां पे बैटरी क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग स्टेट में, और कैपेसिटर क्या है, चार्जिंग स्टेट में। कई सारे इंफॉर्मेशन आपको इस क्लास में मिलेगा। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एरेज करके लिखना चाहूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो दो सर्किट एलिमेंट है उनमें से सेल कौन सा मोड पे है,
सेल जो है ये डिस्चार्जिंग, सेल इज इन डिस्चार्जिंग स्टेट, सेल जो है ये डिस्चार्जिंग स्टेट में है। और कैपेसिटर, कैपेसिटर कौन सा स्टेट में है? कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग स्टेट में, दिस इज इन चार्जिंग, दिस इज इन चार्जिंग स्टेट। ओके, ये चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है, ये एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है, और ये चार्ज क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है, या एनर्जी सप्लाई कर रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ये दोनों का डिफरेंस हमेशा ध्यान में रखिए। करेक्ट? सो सेल इज इन डिस्चार्जिंग स्टेट, कैपेसिटर इज इन चार्जिंग स्टेट, है ना? सो दैट अगर ये ऐसा है तो कितने एनर्जी सेल सप्लाई कर रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करते टाइम ये सारी चीजों का डिस्कशन होता है, ठीक है ना? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सर्किट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आप एक सर्किट एनालिसिस कंसेप्ट पे आ चुके हैं। सर्किट क्या है, सर्किट को कैसे एनालिसिस करते हैं, कौन सर्किट में एनर्जी सप्लाई करता है, कौन सर्किट में एनर्जी एक्सेप्ट करता है, कितना हीट रिलीज होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम पहले ना हम ऐसे छोटे छोटे सर्किट को एनालाइज करेंगे, और धीरे धीरे सर्किट में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ता रहेगा, और हमारा कॉम्प्लेक्स डिस्कशन भी क्या होगा? बढ़ता रहेगा, है ना? तो इसलिए काफी इंटरेस्टिंग होके, फोकस्ड होके आप इस लेक्चर को देखिए। आपके लिए न्यू है, आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो है नया शुरू कर रहे हैं, इसलिए लेक्चर को अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ देखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। तो बताइए कि यहाँ पे अगर हम एनर्जी निकालते हैं, तो एनर्जी सप्लाइड क्या होगा? एनर्जी सप्लाइड बाय क्या? बैटरी। सो बैटरी कितना एनर्जी सप्लाई कर रहा है ये आप निकालना चाहते हैं, सो कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, या बैटरी सेल आप कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे भी सेल का कॉम्बिनेशन को, सेल का ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है ना? तो वर्क डन बाय बैटरी हम ऐसे लिख सकते हैं। सो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी। सो बैटरी कितना वर्क किया ये आप कैसे निकाल सकते हैं? क्या आप इसको निकाल सकते हैं? यस, हम ढूंढ सकते हैं। वर्क डन बाय बैटरी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। आप इसको यहां पे लिख रहा हूं। सो इज इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, है ना? जितना चार्ज सप्लाई किया मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्या? बैटरी। तो ये होगा वर्क डन बाय बैटरी। आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? चार्ज सप्लाइड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मींस, देखिए इस पार्ट को एरेज कर दिया, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, सो दैट एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी विल बी इक्वल्स टू चार्ज सप्लाइड क्या है? क्यू है। बैटरी कितना चार्ज सप्लाई किया? क्यू चार्ज सप्लाई किया। मैंने आपको बताया था कि यहां पे कोई अगर पूछेगा कि बैटरी कितना चार्ज सप्लाई किया, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? क्यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी इस डायरेक्शन में प्लस क्यू दे रहा है, तो उस डायरेक्शन में माइनस क्यू दे रहा है। ये कि इक्विवेलेंट बातें करने का तरीका है। अगर हम क्लॉकवाइज सेंस में क्यू बोलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या बोलेंगे? माइनस क्यू बोलेंगे। बस ठीक है, डिस्कशन करने का तरीका है। बट बैटरी कितना चार्ज सप्लाई किया, आपको क्यू बोलना पड़ेगा। ओके, कई बार बच्चे के मन में ना ऐसा अजीब फीलिंग्स आता है। उनको क्या लगता है, इधर से प्लस क्यू दिया, इधर से माइनस क्यू दिया, तो टोटल तो जीरो दे दिया, है ना? हाँ, ऐसा नहीं है, ये गलत फीलिंग हो जाएगा। नहीं तो फिर आप तो कैपेसिटर का चार्ज को भी जीरो बोल लोगे। आप बोलोगे इस प्लेट का चार्ज प्लस क्यू, ये इस प्लेट का चार्ज क्या है? माइनस क्यू, तो टोटल चार्ज क्या है? जीरो। ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कैपेसिटर का टोटल चार्ज क्या है? जीरो है, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको एक ही प्लेट का चार्ज को बोलना पड़ेगा चार्ज एक्सेप्टेड बाय बैटरी, चार्ज एक्सेप्टेड बाय कैपेसिटर। अगर किसने आपको पूछा कि व्हाट इज द चार्ज एक्सेप्टेड बाय कैपेसिटर, तो आप क्या बोलोगे? क्या आप जीरो बोलोगे? नहीं, आपको क्या बोलना पड़ेगा? क्यू बोलना पड़ेगा। सो चार्ज एक्सेप्टेड बाय कैपेसिटर का मतलब है एक प्लेट कितना चार्ज एक्सेप्ट किया, एक प्लेट कितना चार्ज एक्सेप्ट किया। एक प्लेट तो क्यू एक्सेप्ट किया ना, यस। सो चार्ज सप्लाइड कितना है? क्यू है, राइट, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वी है। हम ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू V। और अब आप क्या कर सकते हैं? क्या Q को हम CV लिख सकते हैं? यस, आप तो कैपेसिटेंस का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। C क्या था? Q बाई V था। C अगर Q बाई V था तो Q क्या होगा? CV होगा। इसको CV लिख देंगे, फिर V से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा? CV स्क्वायर। सो अल्टीमेटली आपको एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी का एक्सप्रेशन आ चुका है। सो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी का जो एनर्जी है, बैटरी जो एनर्जी सप्लाई किया, उसके एक्सप्रेशन क्या है? CV स्क्वायर। CV स्क्वायर जो है, इतना एनर्जी बैटरी सप्लाई किया। बैटरी जितना एनर्जी सप्लाई किया, तो क्या कैपेसिटर उतना एनर्जी स्टोर किया? क्या कैपेसिटर उतना एनर्जी स्टोर करेगा? देखते हैं। एनर्जी एक्सेप्टेड बाय कैपेसिटर, ये क्या था? एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। बैटरी क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है। कितना चार्ज एक्सेप्ट किया? सो चार्ज
कैपेसिटर है ना, सो एनर्जी, अब क्या लिखूंगा मैं, एनर्जी एक्सेप्टेड बाय व्हाट, कैपेसिटर। सो कैपेसिटर कितना एनर्जी एक्सेप्ट किया, इसको ना हम यू में रिप्रेजेंट करते हैं। कल हमने इसको डिराइव किया था, याद करो। यू को, टोटल यू को आप क्या लिख सकते हो, छोटा यू इंटू वॉल्यूम, है ना। छोटा यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। स्मॉल यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। उसको वॉल्यूम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। वैसे भी यहां पे जो एनर्जी डेंसिटी है यू है, स्मॉल यू का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट क्या, ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और यहाँ पे ई क्या है, कांस्टेंट है, आपने तो देखा होगा। तो यहाँ पे ई कांस्टेंट होने की वजह से एनर्जी डेंसिटी क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। क्योंकि एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट है, इसलिए आप डायरेक्टली एनर्जी डेंसिटी को क्या करो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एनर्जी मिल जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन करने का कुछ जरूरत नहीं है, बिकॉज एनर्जी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए देयरफॉर टोटल यू, देयरफॉर कैपिटल यू, दैट मींस टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, जो भी कैपेसिटर एनर्जी स्टोर किया है, कितना आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कैपेसिटर का वॉल्यूम को आप एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स लिख सकते हैं। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ए क्या है, एक प्लेट का एरिया, कितना आएगा, सो ये आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अभी अभी हमें कैपेसिटर के अंदर फील्ड का एक्सप्रेशन कितना मिला था, फील्ड का एक्सप्रेशन हमने क्या निकाला था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको पुट कर लेते हैं, तो ये आएगा सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। बस यहाँ पे सिग्मा को पुट कर देना। सिग्मा को पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस सिग्मा को हम चार्ज पे एरिया लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। बिकॉज ये जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, आप इसको चार्ज बाय ए एप्सिलॉन नॉट ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसमें एप्सिलॉन नॉट कट गया, एरिया कट गया, तो क्या मिला आपको फाइनली, हाफ क्यू स्क्वायर बाय और क्या मिलेगा, एरिया कट चुके हैं, सो ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, और डी ऊपर रहेगा। इसको थोड़ा सा अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिखा जा सकता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इसको अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिखा। इस फॉर्म में लिखने से क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, यू विल बी इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ये एक्सप्रेशन मैंने कल भी डिराइव किया था, मतलब फर्स्ट क्लास में डिराइव किया था कैपेसिटर का। सो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी जो है, ये कैपेसिटर का एक्सप्रेशन है, किसका, एनर्जी का एक्सप्रेशन है। आप इसको v के टर्म में लिख सकते हो, आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस के तरीके से लिख सकते हैं। बिकॉज हम q को क्या लिख सकते हैं, q को हम लिख सकते हैं cv, जो चार्ज स्टोर किया है। आप कैपेसिटर का चार्ज को आप क्या लिख सकते हो, cv, है ना। अगर cv लिखते हैं, इसको यहां पे पुट कर लेते हैं। अगर q को cv पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाफ c स्क्वायर v स्क्वायर बाय c, एक c कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा हाफ cv स्क्वायर। देखिए, ये है एनर्जी एक्सेप्टेड बाय कैपेसिटर। डिस्कशन किस तरीके से हो रहा है, देखिए आप किस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, एक तरफ मैं आपको एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी आपको निकाला, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी कितना मिला, सीवी स्क्वायर। जबकि कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर किया है वो कितना मिला, हाफ सीवी स्क्वायर। इससे आपको क्या मालूम पड़ा कि एनर्जी जितना बैटरी सप्लाई किया उतना एनर्जी कैपेसिटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हैं ना। सो बैटरी जो है वो सीवी स्क्वायर एनर्जी दे रहा है, बैटरी सीवी स्क्वायर एनर्जी दे रहा है, बट कैपेसिटर उसका हाफ एनर्जी स्टोर कर रहा है, उसका 50% एनर्जी स्टोर किया। कौन से फॉर्म में स्टोर किया, कैपेसिटर एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो गया है ना उस कैपेसिटर में, वो कितना है, हाफ सीवी स्क्वायर है। जबकि बैटरी कितना दिया, बैटरी दिया सीवी स्क्वायर, बाकी कहां चला गया, बाकी एनर्जी कहां गया बाकी एनर्जी, वो एनर्जी यस किस फॉर्म में लॉस्ट हो गया है, किस फॉर्म में, हीट फॉर्म में डिसिपेट हो गया। बाकी एनर्जी, बाकी 50% एनर्जी जो है वो हीट फॉर्म में डिसिपेट हो गया, सराउंडिंग को डिसिपेट हो गया। इससे एक बात तो क्लियर हो गया है कि बैटरी जितना एनर्जी सप्लाई करता है उसका 50% एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करता है, रिमेनिंग 50% एनर्जी जो है क्या होता है, सराउंडिंग को डिसिपेट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, किस फॉर्म में, हीट फॉर्म में। इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेटली हम ऐसा लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर इस डिस्कशन से आपको एक नया चीज मालूम पड़ा, इससे मालूम पड़ गया है। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूं, आप जब भी लिखते हैं वीडियो को पॉज करके लिखना सीखिए। सो हेंस एक चीज क्लियर हो गया है, हेंस क्या लिखा जाएगा, हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट, है ना, डिसिपेटेड, या अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, कितना हीट रिलीज होगा, कितना हीट रिलीज होगा, इज इक्वल टू कितना, हाफ
सी इंटू वी स्क्वायर, जो कि 50% है। तो हाफ सी बी स्क्वायर जो है, हाफ सी बी स्क्वायर जो है, ये क्या है, कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ उसका एक्सप्रेशन है। यहां पे अल्टीमेटली एनर्जी क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। आप तो जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व होता है। आप जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो टोटल एनर्जी है सी वी स्क्वायर, उसमें से हाफ पार्ट क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। हाफ पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से स्टोर हो रहा है, बाकी हाफ पार्ट क्या हो रहा है, हीट फॉर्म में डिसिपेट हो रहा है। समझ में आ गया? यस। तो ये सारी चीजों का एनालिसिस करते हुए हम फाइनली के कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। आप जब भी हीट निकालेंगे, हीट को ना आप एक अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी कैपेसिटिव सर्किट में जब आप हीट फाइंड आउट करेंगे, उस पर आप ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। सो दैट मीन्स इसको आप लिख लेना, इसको मैं इरेज कर ले रहा हूं, तो आप यहां पे लिख लीजिए। सो देयरफॉर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हीट को हम कैसे डिफाइन करें, कैपेसिटर में कितना हीट रिलीज होगा, डिसिपेट होगा, हम कैसे डिफाइन करें। हीट विल बी इक्वल्स टू एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना, या वर्क डन बाय बैटरी, नेट वर्क डन, वर्क डन बाय क्या, बैटरी। ओके, जितने सेल्स है, जो बैटरी है, उन्होंने कितना वर्क किया, है ना, वर्क डन बाय बैटरी लिख रहा हूं, इसको हम पॉजिटिव एक्सेप्ट करना पड़ेगा। याद रखिए, वर्क डन बाय बैटरी मींस पॉजिटिव, वर्क डन ऑन बैटरी मींस नेगेटिव। ठीक है, सो यहां पे तो वो वर्क डन बाय बैटरी हो रहा था, वर्क डन बाय बैटरी मैं अगर नेट लिखूंगा तो बेटर होगा। सो देयरफॉर हीट इज इक्वल टू नेट वर्क डन बाय बैटरी। क्यों लिखा? बिकॉज सर्किट में ना कई सारे जगह में बैटरी यूज हो सकता है, हमको ना उसका नेट वैल्यू लेना पड़ेगा। सो नेट वर्क डन बाय बैटरी माइनस, इससे हम किसको माइनस करेंगे, माइनस एनर्जी एक्सेप्टेड, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी एक्सेप्टेड बाय, कौन एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैपेसिटर्स, है ना, एनर्जी एक्सेप्टेड है ना, बाय कैपेसिटर्स। ये कि एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है। क्या हो रहा है कि बैटरी जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो बैटरी जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है उसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, किस तरीके से, कि नेट वर्क डन बाय बैटरी माइनस क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सेप्टेड बाय कैपेसिटर्स। कैपेसिटर जो एनर्जी एक्सेप्ट किया, है ना, उसको हम क्या करें, माइनस कर रहे हैं, बाकी जो रिमेनिंग रह गया वो क्या, हीट आएगा। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिए, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करना पड़ेगा, है ना। बार बार कैपेसिटिव सर्किट में हीट को लेके कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना चाहिए, इसको ना ध्यान देके इसको यूज करते रहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैपेसिटिव सर्किट को डिस्कशन कर सकते हैं। सो दैट मीन्स आज की क्लास में मैंने शुरुआत में ही मैंने ऐसे क्यों आपको एक्सप्लेन किया, उसका रीजन है, देखिए बेटा, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है, जो रियल फिजिक्स है, जो रियल कंसेप्ट है, उसको एक तो सीखना है ना। एक्चुअली प्रैक्टिकली सर्किट में क्या हो रहा है, कौन एनर्जी दे रहा है, कौन एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है, हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज किसको कितना दे रहा है, कौन चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है, सारे चीज को एनालिसिस करना है। इसको बोलते हैं सर्किट एनालिसिस। मुझे सर्किट एनालिसिस का एक फीलिंग्स आपको क्रिएट करना था, उस फीलिंग्स को क्रिएट करने के लिए मैंने एक छोटा सा सर्किट लेकर डिस्कशन चालू कर दिया। इसके आगे तो हम बहुत सारे बड़े बड़े डिस्कस करने वाले हैं, बड़े बड़े सर्किट लेने वाले हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट डिस्कस करेंगे, कई सारे सर्किट सॉल्व करने का जो मैकेनिज्म है उसको भी डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ होने वाला है। ये जस्ट आपका शुरुआत है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गया, इस तरीके से सर्किट को एनालिसिस करना पड़ेगा, एनर्जी के बारे में ध्यान में आ गया, और हीट का एक्सप्रेशन कोई भी सर्किट में आप ऐसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है, चलेगा। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अभी देखिए कि वंस ये आइडिया आपका क्लियर हो गया, जैसे कि आपकी ये सारी चीजें मालूम पड़ गया है, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। उसके आगे हम क्या करेंगे कि सर्किट में अगर मल्टीपल कैपेसिटर से हम उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन करेंगे, है ना। आप समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? आप ऑलरेडी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग, है ना, यह पढ़ चुके हैं। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े हो ना। यस, वैसे कुछ यहाँ पे कैपेसिटेंस को लेके होने वाला है, क्योंकि कैपेसिटर भी ना एक सर्किट एलिमेंट है, सर्किट में यूज होता हुआ एलिमेंट है, उसको भी सीरीज में हम कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा, है ना। तो अल्टीमेटली हमें सर्किट को ही एनालिसिस करना है। हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर हम यहाँ पे मल्टीपल कैपेसिटर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे लिखना पड़ेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इसका कैपेसिटर्स। तो जो सर्किट एलिमेंट है हम इसको बोलते हैं कैपेसिटर्स, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन अगर करते हैं तो डिस्कशन कैसे होगा, ध्यान दीजिए।
उसके लिए मैंने वही करूंगा, सपोज ये कैपेसिटर है, कुछ कैपेसिटर को हम ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर, आप कितने भी कैपेसिटर्स ऐसा ले सकते हैं। ओके, एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हम ले रहे हैं और उसको जो है ना, इसको लेके हम एक सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। सो बिना बैटरी में सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, चार्ज कहां से आएगा, एनर्जी कहां से आएगा। सो यहाँ पे एक एक्टिव सर्किट एलिमेंट को जोड़ दिया गया। एक्टिव सर्किट एलिमेंट कौन है, कौन है एक्टिव सर्किट एलिमेंट, वो है बैटरी। आप बैटरी को एक्टिव सर्किट एलिमेंट बोल सकते हो। व्हाट इज एक्टिव सर्किट एलिमेंट, जो एनर्जी सप्लाई कर सकता है, जो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, हम इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पे जो बैटरी है ये एक एक्टिव सर्किट एलिमेंट है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, एज यूजुअल हम सारी चीजें नोट डाउन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी है तो ये साइड हाई पोटेंशियल में और ये साइड क्या है, लो पोटेंशियल में। लेट दिस बी C1, लेट दिस बी C2 एंड दिस बी C3। ये तीनों कैपेसिटर्स जो हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन का स्पेशलिटी है, इसमें क्या होता है, एक ही वायर में सारे कैपेसिटर्स जुड़ जाते हैं, है ना। एक ही वायर में आप C1, C2, C3, C4 सबको एक ही वायर में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ब्रांच एक ही क्रिएट होगा। बोलने का मतलब यह है कि ऑल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन अ सिंगल ब्रांच मस्ट बी इन सीरीज। all capacitors connected in a single branch must be in series connection। उसको ध्यान में रखिए। तो क्या होगा, सोचिए, ऐसा कनेक्शन करने के बाद जैसे आप स्विच को क्लोज करेंगे तो बैटरी क्या देगा, एनर्जी देना चालू करेगा। एनर्जी कैसे देगा, चार्ज देगा, है ना। तो बैटरी को मैंने बताया था कि बैटरी अगर इस साइड प्लस क्यू चार्ज देता है, इस साइड प्लस क्यू चार्ज देना, मतलब इस साइड क्या है, माइनस क्यू चार्ज देना। ये कि इक्विवेलेंट फिनोमेना है, इसलिए हम एक तरफ दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली समझ लेना। अगर मैं इस तरफ प्लस क्यू चार्ज दिखा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली समझ लीजिए कि ऐसा कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस क्यू चार्ज आ रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस क्यू इज इक्विवेलेंट टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या, माइनस क्यू। ओके, तो ये अगर प्लस क्यू चार्ज देगा तो ये प्लेट क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसका चार्ज प्लस क्यू होगा, इसके सामने इसका चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू होगा। क्योंकि मेटालिक प्लेट्स है, मेटालिक प्लेट्स के होने की वजह से आमने सामने सरफेस में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या होगा, इंड्यूस होगा। आपका इंडक्शन तो पता ही है ना। तो सोचिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू लेता हूं तो ये क्या होगा, माइनस क्यू होगा। तो ये जो प्लेट है, ये प्लेट को माइनस चार्ज कहां से आया, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना अट्रैक्ट होकर आगे। थोड़ा सा आप मैकेनिज्म को समझिए, यहां पे चार्ज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, आपको मैकेनिज्म तो जरूर समझना चाहिए, है ना। सो ये प्लस क्यू चार्ज के द्वारा ये प्लेट क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर आएंगे, और इस प्लेट को क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज कर देंगे। ओके, तो ये प्लस क्यू है तो ये क्या होगा, माइनस क्यू। तो इस कैपेसिटर का चार्ज क्या हो गया है, क्यू हो गया है। तो कैपेसिटर का चार्ज क्यू का मतलब क्या है, आपको बार बार बता रहा हूं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज ऑफ कैपेसिटर प्लस, इस क्यू का मतलब है ये प्लेट का क्या होगा, प्लस क्यू, और ये प्लेट का क्या होगा, माइनस क्यू। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इस कैपेसिटर का चार्ज क्यू है, इस कैपेसिटर का चार्ज क्यू है का मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर इस प्लस क्यू है, इसका क्या होगा, माइनस क्यू। इस तरीके से आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं, समझ पा रहे हैं। इसलिए मैं प्लस क्यू नहीं दिखाऊंगा, माइनस क्यू नहीं दिखाऊंगा, बस क्यू लिख दूंगा। आप समझ लीजिए उस कैपेसिटर का चार्ज क्या है, क्यू है। अब देखिए मैंने क्या बताया कि इस पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन के द्वारा उधर से क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ओके, बात को सुनिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ आएंगे तो ये सरफेस को क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज कर देंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे तो जो दूसरा प्लेट है, क्योंकि ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है, ये प्लेट और ये प्लेट एक मेटालिक वायर के द्वारा कनेक्ट हुए हैं, देखिए वहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे फिर प्लस क्यू चार्ज आएगा, और फिर वही चीज यहां पे रिपीट होगा। यहां पे क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव हो रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन देखिए, ऐसे मूव होंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उतना ही यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये चीज रिपीटेडली चलता रहेगा। तो इससे क्या हो रहा है, हम दिखा सकते हैं कि सभी कैपेसिटर का चार्ज क्या है, क्यों है। तो इससे कंफर्म हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर का चार्ज सेम होता है। कितना होता है, क्यू होता है। इसका भी क्यू, इसका भी क्यू, इसका भी क्यू। किस तरीके से एनालिसिस किया, आपको समझ में आया। यस, सो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज का डिस्कशन इस तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है उसको हम यूज कर रहे हैं। सो चलिए, वंस ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब आप सोचिए कि जब आप सर्किट का एनालिसिस करेंगे, और एक बात भी ध्यान में रखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, सर्किट एनालिसिस करने का और एक मेथोडोलॉजी भी है जिसमें आपको एक पॉइंट का पोटेंशियल को जीरो मानना है, ठीक है ना। देखो बेटा, अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस V ले रहा हूं और मैं
लेफ्ट हैंड साइड जो हाई पोटेंशियल, ओके, सो दैट मींस यहां पे हम इस तरफ पोटेंशियल को जीरो मान सकते हैं। ये एक मेथड है। देखो बेटा कि सर्किट को एनालिसिस करते टाइम आप कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल को जीरो मान सकते हैं। ये एक मेथड है, इसको क्या बोलते हैं? जीरो पोटेंशियल मेथड टू एनालाइज सर्किट। हम वही मेथड यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रिफरेबली जो लो पोटेंशियल साइड है उसका पोटेंशियल को जीरो ले रहे हैं। देखो बेटा यहाँ पे बैटरी का क्या है? ये हाई पोटेंशियल साइड है और ये लो पोटेंशियल साइड है। तो लो पोटेंशियल साइड का पोटेंशियल को जीरो मान लिया गया है, हाई पोटेंशियल साइड का पोटेंशियल को भी मान लिया गया। सो भी माइनस जीरो इज इक्वल टू भी। तो ये क्या बन गया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस साइड पोटेंशियल भी है, उस साइड पोटेंशियल क्या है? जीरो है। तो डिफरेंस क्या आएगा? भी आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? जो लो पोटेंशियल साइड है उसको क्या मानेंगे? जीरो मानेंगे। वैसे तो आप कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल को जीरो मान सकते हैं। उसके बाद और एक बात देखिए कि अगर इस साइड पोटेंशियल भी है और इस साइड जीरो है तो क्या मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल, जैसे कि मैंने अभी एक बीच में एक पॉइंट ले रहा हूं, देखो ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल को भी लिख सकता हूं। देखिए हम बिल्कुल उसका पोटेंशियल को भी लिख सकते हैं। क्या होता है कि जब तक रास्ते में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं आएगा तो पोटेंशियल वैरी नहीं करेगा। पोटेंशियल को कौन बदलता है? पोटेंशियल को कौन चेंज करते हैं? सर्किट एलिमेंट चेंज कर देते हैं। जैसे कि कैपेसिटर, रेजिस्टर, ये सब क्या है? सर्किट एलिमेंट है। ये सब रास्ते में आते हैं ना तो ये पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए इसका पोटेंशियल भी था, अभी भी इसका पोटेंशियल भी है। तो दैट मींस यहाँ पे कोई सर्किट एलिमेंट आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई कैपेसिटर ना होने की वजह से इसका पोटेंशियल अगर भी है तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा? भी होगा। तो ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा? सेम आएगा। इसका भी है, इसका भी है। बट आगे क्या हो रहा है? आगे कैपेसिटर C1 आ गया और उसने V1 ड्रॉप कर दिया। क्या किया? ड्रॉप किया। ड्रॉप करने की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? अब ये चेंज हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू V माइनस V1। V था और V1 ड्रॉप हो गया, कम हो गया, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? V माइनस V1। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? V माइनस V1। वैसे भी हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम ना ऐसे जा रहे हैं, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। सोचिए अगर किसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है? कि आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। आप शुरुआत कहां से कर रहे हैं? भी से शुरुआत कर रहे हैं और भी से शुरुआत करके आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होने वाला है? इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होने वाला है। भी से डिक्रीज होते होते क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। जब आप लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो आप ड्रॉप की बात करेंगे, आप कम करेंगे, पोटेंशियल को माइनस करेंगे। तो अभी तो मैं यहाँ पे भी माइनस V1 लिख रहा हूं और मैं ड्रॉप की बात कर रहा हूं। सो भी से V1 ड्रॉप हो गया तो V माइनस V1 हो गया। अब क्या हुआ? फिर दूसरा कैपेसिटर आ गया, उसने V2 ड्रॉप कर दिया। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? आप ही बताइए। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? V माइनस V1 माइनस V2। देखो बेटा तो यहां पे क्या था? इस पॉइंट का पोटेंशियल V माइनस V1 था। अगेन ये क्या किया? V2 ड्रॉप कर दिया, कम कर दिया, इसलिए इसका पोटेंशियल क्या होगा? V माइनस V1 माइनस क्या? V2। ठीक है। फिर फाइनली जो कैपेसिटर C3 है उसने V3 क्या किया? ड्रॉप किया। ड्रॉप करने की वजह से ये जो पॉइंट है, ये जो आखिरी पॉइंट है, इसका पोटेंशियल क्या होने वाला है? इसका हम ऐसे लिख सकते हैं कि V माइनस V1 माइनस V2 जो इस पॉइंट का पोटेंशियल था, अब इससे क्या हो रहा है? माइनस क्या हो रहा है? V3 हो रहा है। जो भी था उससे V3 क्या हो गया? माइनस हो गया। तो इसको हमें क्या लिखना चाहिए? दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज हमारा इस साइड का पोटेंशियल क्या है? जीरो है। ओके, लेफ्ट साइड का भी है और राइट साइड का जीरो है। दैट मींस हम क्या कर रहे हैं? जब हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को मूव कर रहे हैं तो हम पोटेंशियल को ड्रॉप कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और ये जीरो होने की वजह से आप भी को क्या लिख सकते हैं? V1 प्लस V2 प्लस क्या? V3। ये यहां पे पोटेंशियल का रिलेशन है। तो सारे पोटेंशियल को लेके आपका एक एक्सप्रेशन आपके सामने आ चुका है। सो फाइनली आप क्या लिख सकते हो? जो स्टेटमेंट यहां पे दिख रहा है उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस क्या? V3। Where V1 क्या है? V1 is the potential difference across capacitor C1। देखो पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है। फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ था वो V1 ड्रॉप हुआ था। जो ड्रॉप होगा वही उसके अक्रॉस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ था? V2 ड्रॉप हुआ था। सो V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2। सिमिलरली V3 क्या है? V3 थर्ड कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हुआ था। सो V3 विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगला स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हो, V1 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या Q बाय C1 लिख सकते हैं। यस, V2 को क्या लिख सकते हैं? Q बाय C2 और V3 को सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? Q बाय C3। ओके, और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप क्या लिखोगे? Q बाय C इफेक्टिव या इक्विवेलेंट, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। आप इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोल सकते हैं, आप इसको इफेक्टिव कैपेसिटेंस बोल सकते हो, आप इसको नेट कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे C इक्विवेलेंट लिखा।
ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? देखिए यहाँ पे जैसे 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, हम तीनों कैपेसिटर को अगर हम एक ही कैपेसिटर में रिड्यूस करते हैं, उसका जो कैपेसिटेंस आएगा हम इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, यस। सो दैट मींस फॉर दिस केस वी आर रिड्यूसिंग नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इनटू ए सिंगल कैपेसिटर, सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस क्या है, सी इक्विवेलेंट है। सो सारे क्यू कैंसिल हो गया, सारे क्यू कैंसिल। सो फाइनल आपका एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, 1 बाय सी इक्विवेलेंट is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। तो ये जो है इफेक्टिव कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये जो है अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए टू कैलकुलेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। समझ पा रहे हैं, इसको अच्छे से नोट कीजिए। देखो बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला आया है उसमें आपको क्या दिख रहा है, रेसिप्रोकल का एडिशन दिख रहा है ना। अब थोड़ा सा आप 10 स्टैंडर्ड में याद कीजिए, 10 स्टैंडर्ड में आप रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस का जब सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था वहां फॉर्मूला क्या था, वहां पे फॉर्मूला क्या आया था, R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वहां पे डायरेक्ट एडिशन था, है ना। तो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला था वो कैपेसिटेंस में नहीं आ रहा है। रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहा है। आप ऐसे ना क्रॉस लिंक करके याद रख सकते हैं। रेजिस्टेंस में पैरेलल ग्रुपिंग याद कीजिए, रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। याद है आपके 10th स्टैंडर्ड में या आपने पढ़ चुके हैं। तो वो फॉर्मूला कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला और कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना। यस, चलिए कोई बात नहीं। ये एक्सप्रेशन आने के बाद अब आप देखिए नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, ऐसा अगर चलेगा और हम C ले लेते हैं, दैट मीन सारे कैपेसिटर क्या है, आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल है तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला में डाल देते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं। तो 1 बाय C इफेक्टिव या 1 बाय C इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, 1 बाय C प्लस 1 बाय C प्लस 1 बाय C, ऐसे चलेगा, है ना। सो हम यहाँ पे n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स यूज कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, n टाइम्स होगा, है ना। फॉर n कैपेसिटर्स, फॉर n capacitors क्या होगा, for n capacitors 1 by C equivalent will be equals to n by C, because 1 by C plus 1 by C plus 1 by C कितने बार ऐड करेंगे, n टाइम्स ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, n by C हो जाएगा। and this implies that C equivalent will be equals to C by n। तो C equivalent क्या होगा, C by n हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है कम हो जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज कर रहा है, n टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। अगर आप 2 कैपेसिटर लगाएंगे तो क्या होगा, फॉर 2 कैपेसिटर्स यहाँ पे C by 2 आएगा। अगर आप 5 कैपेसिटर लेते हैं तो C by 5 आएगा। अगर आप 10 कैपेसिटर्स लेते हैं तो C by 10 आएगा। उसका मतलब क्या है, जितने ज्यादा कैपेसिटर्स आप सीरीज में लगाएंगे इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा, उतना कम होगा। इफेक्टिव कैपेसिटी उतना कम हो जाएगा, किसका, उस सर्किट का। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने ज्यादा कैपेसिटर्स हम सीरीज में लगाएंगे तो इफेक्टिव कैपेसिटी उस सर्किट का क्या हो रहा है या उस ब्रांच का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, C by n हो जा रहा है। इसको भी आप जरूर इस पे ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये था डिस्क्रिप्शन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब हम इस तरीके से पैरेलल ग्रुपिंग को भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है तो आप कैसे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है हम पैरेलल ग्रुपिंग स्टार्ट कर लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सो पैरेलल ग्रुपिंग या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैसे डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन का मेथड तो आपको बता दिया। आप कोई भी सर्किट को एनालिसिस करते टाइम सिमिलर तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, सिमिलर तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलली कैसे कॉम्बिनेशन किया जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए। आपको बताया गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर्स एक ही ब्रांच में कनेक्ट होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑल कैपेसिटर्स मस्ट बी कनेक्टेड इन अ सिंगल ब्रांच, एक ही ब्रांच में कनेक्ट होंगे, एक ही वायर में कनेक्ट होंगे। पैरेलल में ऐसा नहीं है। पैरेलल में अलग अलग ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग बोलते हैं। समझ पा रहे हैं, डिफरेंट ब्रांचेस, ओके, डिफरेंट ब्रांचेस विल बी पैरेलल टू देमसेल्व्स, ये सोचना पड़ेगा। जैसे कि ध्यान दीजिए, सपोज मैंने ये एक ब्रांच लिया और इसमें कैपेसिटर C1 को कनेक्ट किया, ओके, एंड दिस इज द सेकंड ब्रांच, इसमें कैपेसिटर C2 को कनेक्ट किया गया, ओके। इस तरीके से आप कनेक्शन कर रहे हैं, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे आप, तो क्या होगा। या थर्ड ब्रांच, ये थर्ड ब्रांच है, उसमें कैपेसिटर C3 कनेक्ट हो गया। सो दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेस। मतलब पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब है कि ब्रांच अलग होना चाहिए, हो, ठीक है, ब्रांच क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए था। और ये सभी को हम अभी क्या कर सकते हैं, सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, एनर्जी देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली
हम यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिए हैं, एक एक्टिव सर्किट एलिमेंट को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ध्यान दीजिए, सो दैट क्या हो रहा है कि आप देखिए कि ये C1 है, दिस कैपेसिटर इज C2, ये C3 है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ये हाई पोटेंशियल साइड है, ये लो पोटेंशियल साइड है। हमने अभी डिस्कस किया था हम क्या करेंगे, हमेशा लो पोटेंशियल साइड का पोटेंशियल को 0 मानेंगे और हाई पोटेंशियल साइड का पोटेंशियल को भी मानेंगे, ठीक है ना। अगर उस तरीके से आप डिस्कस करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए पैरेलल ग्रुपिंग में क्या हो रहा है कि बैटरी से ये पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, बैटरी से ना सपोज Q चार्ज निकल गया, ओके, दैट मींस बैटरी जो है Q चार्ज सप्लाई कर रहा है। जब बैटरी Q चार्ज सप्लाई करेगा, वो Q चार्ज जैसे यहां पे आएगा तो इसके आगे क्या होगा, आप ये सोच के देखिए, ये Q चार्ज यहां पे एक जंक्शन आपको दिख रहा है ना। जंक्शन का मतलब क्या है, जहां पे अलग अलग ब्रांच जो है वो कनेक्ट होते हैं, जहां पे अलग अलग ब्रांच मिले हुए हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। तो इस पॉइंट पे डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं यहां पे कनेक्ट हुए हैं, तो इस जंक्शन के पास चार्ज पहुंचने के बाद उसके बाद क्या होगा, ये ना अलग अलग ब्रांच पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चार्ज Q जो है, जैसे कि इस ब्रांच में सपोज Q1 चार्ज चला गया, इस ब्रांच के थ्रू Q1 चार्ज चला गया, इसके थ्रू सपोज Q2 चार्ज चला गया, और इस ब्रांच के थ्रू ऐसे मान लेते हैं कि Q3 चार्ज चला गया। तो दैट मींस जो है चार्ज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलोंग डिफरेंट ब्रांचेस। तो Q1, Q2 एंड Q3 अगर इस तरीके से जाएगा तो आप पोलैरिटी कैसे बताएंगे, कैपेसिटर का पोलैरिटी का मतलब क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी एंड नेगेटिव पोलैरिटी। तो आप क्या बोलेंगे, किस तरफ पॉजिटिव पोलैरिटी आएगा और किस तरफ नेगेटिव पोलैरिटी आएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या पॉजिटिव चार्ज प्लेट लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पोलैरिटी, ये सब क्या आएगा, पॉजिटिव पोलैरिटी, और इस तरफ क्या आएगा, नेगेटिव पोलैरिटी, है ना, प्लस माइनस, ये क्या आएगा प्लस और ये क्या आएगा माइनस, ठीक है ना। तो इस कैपेसिटर का चार्ज क्या है, Q1 है। और सोचिए, मैंने अगर इस कैपेसिटर का चार्ज Q1 बोल रहा हूं, Q1 बोलने का मतलब क्या है, इस प्लेट का प्लस Q1 और इस प्लेट का क्या है, माइनस Q1। इस कैपेसिटर को Q2 चार्ज किया, इस कैपेसिटर का चार्ज क्या है, Q2 है, उसका मतलब क्या है, इस प्लेट का प्लस Q2 और इस प्लेट का क्या है, माइनस Q2। इस कैपेसिटर का चार्ज Q3 है, उसका बोलने का मतलब क्या है, इस प्लेट का प्लस Q3, इस प्लेट का क्या है, माइनस Q3। फिर ये दोनों ये सब जो है यूनाइट होके फिर टोटली क्या हो जाएंगे, Q हो जाएंगे। सो चार्ज फ्लो का मेथड्स देखिए, डायरेक्शन देखिए, फिर Q चार्ज आ जाएंगे। तो इस तरीके से चार्ज की कंटिन्यूटी मेंटेन होगा, है ना। फिर ये सब यहाँ पे रीयूनाइट होंगे, ओके, ये चार्ज Q2, ये चार्ज इधर आ रहा है Q1 और ये चार्ज इधर आ रहा है कौन सा, Q3, सारे रीयूनाइट होंगे फिर बाद में Q हो जाएंगे। तो चार्ज फ्लो का मैकेनिज्म ध्यान में रखिए, चार्ज फ्लो का मैकेनिज्म आप देखिए। और मैंने आपको क्या बोला था कि जिस डायरेक्शन में, अगर आप इस डायरेक्शन में Q चार्ज का बात कर रहे हैं, ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में Q चार्ज का बात करना इज इक्विवेलेंट टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस Q चार्ज का बात करना, ओके, समझ पा रहे ना। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में Q चार्ज बात करना मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस Q बोलना, ठीक है ना। तो मैं क्लॉकवाइज दिखा रहा हूं ना, इसलिए यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, सब में Q दिखा है। अगर उल्टा दिखा था मैं क्या दिखाता, माइनस Q दिखाता, है ना। हाँ, उसको ध्यान में रखो। सो इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। थोड़ा सा हम पोटेंशियल के बारे में भी सोचना चालू कर देते हैं। ध्यान देखिए, हमने क्या किया था, सर्किट को एनालिसिस कैसे किया था, जीरो पोटेंशियल मैकेनिज्म एनालिसिस किया था। हमने इस साइड का, इस पॉइंट का पोटेंशियल को जीरो मान लिया था। देखिए, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है, इसका जीरो है, इसका भी है, तो भी माइनस जीरो, ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर इस पॉइंट का भी है तो इस पॉइंट का क्या होगा, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल भी होगा, बिकॉज इसके बीच पे कोई भी कैपेसिटर है नहीं, कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है, तो पोटेंशियल कैसे बदल सकता है। इसका भी है तो इसका भी क्या होगा, भी होगा। सिमिलरली इसका जीरो है तो इसका भी क्या होगा, जीरो होगा। ओके, सो इस पॉइंट का भी है, इस पॉइंट का क्या है, जीरो है। अब आप ध्यान दीजिए, हम फर्स्ट ब्रांच को अगर हम कंसंट्रेट करें तो फर्स्ट ब्रांच जो है, फर्स्ट ब्रांच पे C1 कैपेसिटर है ना। तो C1 कैपेसिटर का एक तरफ पोटेंशियल भी है और दूसरी तरफ पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा ना, V माइनस जीरो। आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, है ना। सिमिलरली आप सेकंड ब्रांच को स्टडी कीजिए, सेकंड ब्रांच का भी एक तरफ भी है और एक तरफ जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, भी आएगा। थर्ड ब्रांच एक तरफ भी है और एक तरफ जीरो है, सो थर्ड ब्रांच का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, भी ही आएगा। एक बात तो क्लियर हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल ग्रुपिंग में अलग अलग ब्रांचेस जो है उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, सीरीज में क्या सेम था, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, चार्ज सेम था। क्यों ना, सारे कैपेसिटर एक ही वायर में कनेक्टेड थे, सारे कैपेसिटर्स एक ही वायर में कनेक्टेड थे, सीरीज में कनेक्टेड थे, उनमें चार्ज क्या था, सेम था। बट यहां पे क्या सेम दिख रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिख रहा है। हर ब्रांच के अक्रॉस, इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसके अक्रॉस भी है, इसके अक्रॉस भी है।
ओके इसको ध्यान में रखिए। बट चार्ज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। चार्ज क्यू गया, इसमें Q1 गया, इसमें Q2 गया, इसमें Q3 गया। तो हम शुरुआत कैसे करें? वंस इस सर्किट का आप एनालिसिस कर चुके हैं तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। आप टोटल चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इज Q एंड चार्ज एक्सेप्टेड बाय कैपेसिटर C1 इज Q1 प्लस Q2 ये एक्सेप्ट किया प्लस Q3 ये एक्सेप्ट किया, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो Q1 Q2 Q3 तो इनको ऐड करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू Q। यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। Q1 जो है इसका चार्ज है, आप इसको क्या लिख सकते हो, C1 इंटू V प्लस Q2 को C2 इंटू V प्लस Q3 को C3 इंटू V। और Q को क्या लिख सकते हैं, Q क्या है, टोटल चार्ज है, इसको हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट इंटू V। पर C इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द गिवन सर्किट। ये पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या है, C इक्विवेलेंट है। ओके तो यहां से सारे भी कैंसिल हो जाएगा। सो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से हम ये फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं कि अगर कैपेसिटर जो है पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, ये तीनों कैपेसिटर को आप एक ही कैपेसिटर में रिड्यूस करेंगे ना, तीनों को एक में रिड्यूस करेंगे तो उसका कैपेसिटी क्या होगा, C इक्विवेलेंट होगा। हम इस डायग्राम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ओके सो दिस डायग्राम कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल कैपेसिटर। कभी भी इक्विवेलेंट कैपेसिटर में ऐसा डिस्कशन हम कर सकते हैं। देखिए वही बैटरी है बट कैपेसिटर मैंने क्या किया, तीनों कैपेसिटर को 3 4 5 जितने भी कनेक्टेड हैं सारे कैपेसिटर को हम एक ही कैपेसिटर में रिड्यूस कर दिए हैं और हम इसको क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या भी है, पोलैरिटी क्या है, प्लस और माइनस, समझ पा रहे हैं ना। तो ये जो C इक्विवेलेंट है उसको कैलकुलेट हम उस फॉर्मूले से कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए अगर आपको समझ में आ गया है, सो अगर हम n आइडेंटिकल कैपेसिटर लेते हैं, सो फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स क्या होगा, इससे क्या होगा, C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू C प्लस C। ऐसे कितने बार लिखेंगे, n टाइम्स लिखेंगे, सो दैट आपको डायरेक्टली एडिशन करेंगे तो n टाइम्स C हो जाएगा। आपने क्या देखा कि इस पैरेलल ग्रुपिंग में कैपेसिटी पूरा सिस्टम का, पूरा सर्किट का इंक्रीज हो रहा है, n टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, पैरेलल ग्रुपिंग में सर्किट का कैपेसिटी बढ़ रहा है, जबकि सीरीज ग्रुपिंग में सर्किट का कैपेसिटी क्या होता है, डिक्रीज हुआ था, कम हुआ था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n टाइम्स C, उसको ध्यान में रखिए। तो ये था सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग का एक्सप्लेनेशन। हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं कि ग्रुप ऑफ कैपेसिटर को एक सिंगल कैपेसिटर में रिड्यूस कर रहे हैं और उसके कैपेसिटी को C इक्विवेलेंट या C इफेक्टिव या नेट कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। ओके होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको भी आप क्या कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग जो है समझ में आ गया है, हम एक छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे। क्या है कि कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स है, ये दोनों प्लेट्स भी आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। थोड़ा उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज हर छोटी छोटी चीजों को लेकर सर्किट में हम एनालिसिस कर सकते हैं। आप देखना कि सर्किट एनालिसिस इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये आपके लिए पहली बार है, क्योंकि आप स्कूल में इतने ज्यादा हाई फाई सर्किट एनालिसिस नहीं किए हैं। यहाँ पे आपको चांस मिलेगा कि कई सारे कॉम्प्लेक्स, कई सारे क्लेवर सर्किट को एनालिसिस करने का आपको चांस मिलेगा और आप 100% अच्छे से एनालिसिस कीजिए और उस एनालिसिस करने के बाद आपको कई सारे नॉलेज सर्किट के बारे में मालूम पड़ेगा, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप मैं इरेज कर लेता हूं। सो देखिए, अगर एक कैपेसिटर लेते हैं, लाइक हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं, है ना, उसको हम एक स्पेशल नोट की तरफ लिख सकते हैं। इस स्पेशल नोट में मैं ऐसा एक्सप्रेस कर रहा हूं कि सपोज मैं यहाँ पे दो प्लेट्स ले लिया। सपोज ये है पॉजिटिव चार्ज प्लेट, कैपेसिटर का ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और कैपेसिटर का नेगेटिव चार्ज प्लेट है ना। सो पॉजिटिव चार्ज प्लेट और नेगेटिव चार्ज प्लेट, ओके। इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसका क्या होगा, माइनस सिग्मा। देखो बेटा क्या होता है कि अगर ये चार्ज हो गए हैं, ये कैसे चार्ज हुआ, इनको चार्ज कहां से आया, आपको तो पता चला अभी, ये बैटरी से चार्ज आ गया है ना। सो आप यहाँ पे बैटरी कनेक्शन कर भी सकते हैं। सो ड्यू टू बैटरी ये दोनों प्लेट्स आपस में क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा आप सोच लीजिए। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, ठीक है, यस। तो अब क्या होगा, इसका प्लेट का एरिया A है और आपको मालूम है इनके बीच का सेपरेशन D है। सो ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट करेगा और साइमल्टेनियसली न्यूटन्स थर्ड लॉ सैटिस्फाई होगा, मतलब दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। सो पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को अगर लेफ्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, सो नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट को राइट को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा, बट डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। हम चाहते हैं इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो हम कैसे कैलकुलेट करें, सोचिए। सो अगर आपको फोर्स कैलकुलेशन करना है, सो फोर्स को कैलकुलेट करते टाइम आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, F इज इक्वल टू QE, ओके। आप फील्ड के बारे में तो आपको आइडिया मालूम है। यहां पे हम क्या सोच रहे हैं, देखिए यहां पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि नेगेटिव चार्ज प्लेट को आप पॉजिटिव चार्ज प्लेट का फील्ड में है, ऐसा सोचना पड़ेगा, है ना।
मैं क्या बोल रहा हूं कि हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर दिस केस हम ऐसा लिख सकते हैं, we can consider for this case we can consider, okay, we can consider that negative charge plate, okay, is influenced by negative charge plate is influenced by electric field या field of क्या, field of positive charge plate, okay. So for this case we can consider that negative charge plate is influenced by electric field of positive charge plate and vice versa ऐसा आप सोच सकते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होगा, फील्ड से इन्फ्लुएंस होगा तो इंटरेक्शन करेगा, तो इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, फोर्स क्रिएट होगा। दैट मींस फोर्स के पीछे फील्ड का ही रीजन है। यहां पे एफ क्या है, एफ जो है ये नेगेटिव चार्ज प्लेट पे फोर्स है, करेक्ट, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज प्लेट। सो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज प्लेट विल बी इक्वल्स टू क्यू इनटू फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लेट। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर ये फोर्स, इस फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज द फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज प्लेट, दिस इज द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज प्लेट। वैसे तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा ना। सो एफ प्लस इजिकल क्या है, एफ माइनस है, बस उनके डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ये वेक्टर अगर लिखता हूं, सो एफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज प्लेट का जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज प्लेट, इसका मैग्नीट्यूड। और इसको हम क्या लिख रहे हैं, एफ लिख सकते हैं, ठीक है ना। उस एफ को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर रहा हूं। सो दैट मीन्स यहां पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन रिवर्स और मैग्नीट्यूड सेम, तो यहां पे फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज प्लेट is due to charge into field due to positive charge plate। सोचिए, field due to positive charge plate ऐसा आप लिख सकते हो। तो ये जो है, ये फोर्स नेगेटिव प्लेट पे एक्ट हो रहा है, बट फील्ड किसका है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट का है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। सो Q इनटू फील्ड, एक ही प्लेट का फील्ड का एक्सप्रेशन आपको मालूम है, एक ही सरफेस का फील्ड का एक्सप्रेशन मालूम है। एक सरफेस का फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नहीं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है, दोनों प्लेट का कंबाइंड फील्ड है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों प्लेट का कंबाइंड फील्ड है, पर हमें यहाँ पे एक ही प्लेट का फील्ड लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज प्लेट का फील्ड लिखना पड़ेगा, बिकॉज़ हम फोर्स नेगेटिव चार्ज प्लेट पे निकाल रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये है फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज प्लेट, और नेगेटिव चार्ज प्लेट पे जितना फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे उतना ही फोर्स लगेगा। तो फाइनली ये दोनों प्लेट्स जो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसका फोर्स का एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया है ना। तो सिग्मा को मैंने यहाँ पे चार्ज बाय एरिया ऑफ द प्लेट इस फॉर्म में लिखा और आपकी एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये है इंटरेक्शन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से नोट कीजिए। ओके बच्चे, सो समझ में आ गया, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही है। तो आज कैपेसिटर के बारे में कई सारी चीजें मालूम पड़ा, जैसे कि सर्किट क्या है, सर्किट को कैसे एनालिसिस करते हैं, जीरो पोटेंशियल मेथड क्या होता है, सर्किट में हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। सो उसके बाद हमने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर स्टडी किया, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, उसके बाद हमने दोनों प्लेट के बीच में इंटरेक्शन स्टडी किया। सो आज के क्लास में इतना ही। इसको अच्छे से आप वॉच कीजिए, नोट कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। टाइम खराब मत कीजिए, टाइम बहुत क्रुशियल है। अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, अच्छा मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और प्लानिंग के हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। प्लानिंग कीजिए पहले, उसके बाद अच्छे से स्टडी कीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय। सो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगा। ओके।